नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका ग्लोबल अफेयर्स चैनल में। जैसा मैंने पहले बताया था कि जो ईरान वॉर है, ये यहीं पे थमने वाली नहीं है और धीरे-धीरे करके इसमें पूरा वेस्ट एशिया या फिर हम कह सकते हैं पूरा अरब रीजन चपेट में आ जाएगा। इससे पहले हमने देखा था कि ईरान ने रिटेलिएशन किया था यूएस ब्लॉकेड का, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को यूएस ने ब्लॉक कर रखा है, इसका रिटेलिएशन किया था 5 देशों के ऊपर हमला करके, जिसमें जॉर्डन, कुवैत, ओमान थे। अभी एक खबर निकल के आई है, जो हौतीज़ हैं, जो यमन में हैं, ये ईरान के प्रॉक्सी हैं, इन्होंने मिसाइल फायर किए हैं सऊदी अरेबिया के ऊपर। इससे पहले जब ईरान ने रिटेलिएट किया, उसमें सऊदी और यूएई को छोड़ दिया था। हमने देखा था कि जो इससे पहले जो एग्रीमेंट हुआ था, सीज़ फायर 14 पॉइंट पे हुआ था, उससे पहले जो युद्ध कंटिन्यू था, उसमें ईरान ने सब पे हमला किया, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो सऊदी हो, कुवैत हो, कतर हो, बहरीन हो, सब पे हमला किया था। लेकिन इस बार हौतीज़ ने भी पार्ट लिया है, तो कह सकते हैं कि जो प्रॉक्सी वॉर था, प्रॉक्सी के ज़रिए जो ईरान चाहता है लड़ना, वो हो रहा है। हौतीज़ का पार्ट इससे पहले नहीं था। तो कह सकते हैं कि इसमें नया मोड़ है, या हम कह सकते हैं नई पार्टी इन्वॉल्व हुई है। दूसरी एक सबसे बड़ी खबर जो निकल के आई थी इस वॉर में, उसमें ये था कि अभी एक ईरान ने मिसाइल फायर की थी, जिसमें एक इंडियन सेलर की जान चली गई। इससे पहले हमने देखा कि यूएस ने जब हेल फायर मिसाइल दागे थे, उसमें 3 इंडियन सेलर मारे गए थे। तो इसका मतलब है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जो सिचुएशन थी, वो पहले जैसी हो रही है। एक दूसरे के ऊपर शिप्स के ऊपर मिसाइल्स फायर किए जा रहे हैं, निहत्थे शिप्स के ऊपर। तो सिंपल सी बात, मेरा मानना ये है कि आपको अगर फायर करना है तो मिलिट्री शिप पे करो, निहत्थे कार्गो शिप पे काहे कर रहे हो? तो ये एक चोट पहुँचाना चाहते हैं ग्लोबल इकोनॉमी को, जिससे एक प्रेशर बन जाए यूएस के ऊपर। यूएस कह रहा है कि हमने ब्लॉकेड कर रखा है, हम इसको ओपन कर देंगे। अभी यूएस ने एक और बात कही थी कि 20% फीस लगाएँगे सारे देशों के लिए, चाहे वो जो भी देश होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्रॉस करना चाहता है, उसको 20% फीस देगी। फिर इन्होंने टाको किया कि नहीं, हम फीस सबके ऊपर नहीं लगाएँगे। ऐसा इन्होंने बताया कि हमारी एक बात हुई है मिडल ईस्ट लीडरशिप के ऊपर, तो हमने डिसाइड किया है कि जो 20% फीस लगाने वाले थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉकेड को लेके, वो हम हटा देंगे। हालाँकि ईरान के लिए ये अभी भी ओपन नहीं की गई है, उसके ऊपर ये ट्रम्प का ब्लॉकेड चालू है। और ट्रम्प ने ये भी कहा कि, और इनके कई सारे वीडियो आज आए हैं जिसमें ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो इनकी अटैक है वो काफ़ी तेज़ी से जारी रहेंगे। इन्होंने खुद ट्वीट किया था कि हम मैं तब तक नहीं रुकूँगा जब तक आई विल नॉट फील इनफ, आई विल नॉट से इट्स इनफ, तब तक ये वॉर जारी रहेगी। और इसी बीच एक और खबर आई थी 1 दिन पहले कि जो रशिया का डूम्सडे प्लेन है, देखो डूम्सडे एक इवेंट है माना गया है, कई सारे रिलीजियस में हम मानते हैं, जैसे अपने धर्म में कहते हैं कि जब कली पुरुष विनाश देखेंगे, तो वो मतलब वो डूम्सडे इवेंट, वो इवेंट होता है जहाँ पर पृथ्वी का विनाश हो रहा हो या फिर पृथ्वी रहने लायक नहीं बची, उस इवेंट को हम डूम्सडे इवेंट कहते हैं। तो कई सारे देश हैं जिन्होंने डूम्सडे प्लान बना रखा है। हम इंसान ये मान के चलते हैं कि जिस दिन न्यूक्लियर वेपन यूज़ हो जाएँगे, वही दिन डूम्सडे इवेंट होगा, क्योंकि उस दिन विध्वंस होगा काफ़ी बड़े स्केल पे। सो इस चीज़ से बचने के लिए, टॉप लीडरशिप को बचाने के लिए कई सारे देश हैं, चाहे वो यूएस हो, चाइना हो, रशिया ने इन सब के अपने डूम्सडे प्लेन बना रखे हैं। आप अगर रशिया का प्लेन देखें तो ये है डूम्सडे प्लेन। इसके अंदर कॉन्फ्रेंस रूम होता है, इसके अंदर टॉप मिलिट्री कमांडर, जो हाई ऑफिशियल, चाहे कि प्रेसिडेंट हो गए या फिर उनके लीडरशिप या फिर उनकी कैबिनेट हो गई, उसको इस प्लेन में बिठा के टॉप लीडरशिप को ये कहीं पर भी ले जा सकते हैं। ये हवा में भी कई घंटों तक रह सकते हैं और वहाँ से कमांड दे सकते हैं कि आगे क्या करना है वॉर में लेके, या फिर जो छोटी-मोटी टुकड़ी अगर बची भी होगी, तो उनको कमांड दे सकते हैं इसके ऊपर बैठे-बैठे। तो ये जो प्लेन है, ये तेहरान में लैंड किया हुआ है। तो कहीं न कहीं एक इवेंट जाता है कि क्या पुतिन या फिर रशिया के पास ऐसे इंटेल हैं, जिससे उनको पता है कि जो यूएस और ईरान, इज़राइल की कोऑर्डिनेटेड थर्ड वेव आने वाली है, जिससे हैवी बॉम्बिंग करेंगे वो पूरे ईरान रीजन की। तो इनको पता है कि कहीं कहीं न कहीं, जिससे पहले हमने देखा बॉम्बिंग में अली खमेनी, जो टॉप लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप थे, उनको एलिमिनेट कर दिया। तो पुतिन साहब ने ये प्लेन भेजा ताकि जो इनकी लीडरशिप है, जब ये थर्ड वेव का अटैक आए, तो इनकी लीडरशिप को बचाया जा सके, काफ़ी देर तक हवा में रखा जा सके और वहाँ से ये लोग कमांड दे सकें। क्योंकि अगर इस बार लीडरशिप इन्होंने हटा दी, तो इससे एक सिचुएशन खड़ी हो जाएगी जहाँ पे मतलब एक, जब किसी भी सेना का टॉप लीडरशिप ही गायब हो जाती है या फिर एलिमिनेट हो जाती है, तो जो मनोबल होता है वो टूट जाता है। फिर से एक जो कमांड होती है, सेंट्रलाइज कमांड, वो फिर से हट जाती है। सो इसलिए इन्होंने अपना प्लेन भेजा है। अब देखना ये होगा कि क्या पहले से इनके पास जो इंटेल है वो सही होता है, और कब ये जो थर्ड वेव ऑफ अटैक है यूएस और इसराइल का कोऑर्डिनेटेड कब आता है और इसमें क्या इम्पैक्ट होता है, क्या ये डूम्सडे प्लेन का वर्क रोल होता है, तो ये सब देखने वाला होगा। हालांकि अगर हम इस पूरी इवेंट जो हो रहा है, ईरान वॉर चल रही है, उससे रिलेटेड जो पार्टीज़ हैं, चाहे वो लेबनान में हो, हिजबुल्लाह हो या हौतीज़ हो, अगर हम इन सबको करें, काउंट करें, तो इनका जो डेथ टोल का है वो तकरीबन 7,000 से लेके 10,000 के बीच में है। इसमें ईरान में ही तकरीबन 3400 से लेके 6,000 से भी ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। यही नहीं, लेबनान में भी कम से कम 4,000 लोग मारे गए हैं और इसमें मैक्सिमम सिविलियंस हैं। 10-1,000 सिविलियंस मारे गए ईरान में, 26,000 से ज़्यादा घायल हैं। ये कुछ इसमें ऐसे होंगे जो बेचारे ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे होंगे हॉस्पिटल में। यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम बात करें, तो पेंटागन ने खुद ही कन्फर्म किया है कि जो उनके यहाँ मिलिट्री कैजुअल्टी है वो 14 लोग की है। और कंट्रीज़ की बात करें, जिसमें कतर, यूएई हो गया, इराक हो गया, बहरीन, कुवैत, ये तो पार्टीज़ भी नहीं है वॉर में, फिर भी इनको कैजुअल्टीज़ झेलनी पड़ रही हैं। कई सारी वीडियोज़ देख रहे होंगे जहाँ पे ड्रोन आके गिर रहे हैं इन देशों में। सो कैजुअल्टी ज़्यादा है।
अब देखना ये होगा कि इस वॉर को स्टॉप कैसे करें, क्योंकि इस वॉर को रुकना होगा, वरना ग्लोबल जो सप्लाई चेन है वो काफ़ी तेज़ी से डिस्टर्ब होगी। और इसका इम्पैक्ट आज के ज़माने में कहीं एक पार्टिकुलर देश तक सीमित नहीं रह गया। कोई भी वॉर हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन की जो वॉर हुई थी, उसमें भी हमने इम्पैक्ट पूरी दुनिया में देखा था। यूरोप काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, जहाँ पे नेचुरल गैस की सप्लाई रुक गई। उसके साथ साथ अगर हम ईरान वॉर भी देखें, तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो ये अरब रीजन, यहाँ से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेड है, इससे इम्पैक्ट पूरी दुनिया को पड़ेगा। हम भारत को ही पड़ रहा है। अब जैसे हमने देखा, भारत कहीं पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी हमने अपने 4 इंडियन सेलर्स को खो दिया, 3 इससे पहले और 1 अब। सो कैजुअलिटी यही नहीं कि एक ही देश की हो रही, सारी जगह की हो रही, चाहे वो लेबनान हो, चाहे जहाँ हो। अब इसमें एक न्यूट्रल पार्टी हमको देखना होगा, जैसे कि इंडिया हम कह सकते हैं। इंडिया हमें देखना होगा, क्योंकि क्या है ना कि इंडिया के जो रिलेशंस हैं, वो चाहे यूएस हो, चाहे इसराइल हो, चाहे ईरान हो, इन तीनों के साथ अच्छे रिलेशंस करते हैं। तो हमें इंडिया को एज अ पार्टी बनाना होगा, इनमें तीनों लीडर को बैठाना होगा, इसराइल के, यूएस के और ईरान के, और एक एग्रीमेंट बनाना होगा। देखो, मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर हम देखें, कोई भी वॉर होता है, ज़्यादातर वहाँ के कुछ 2 पार्टीज़ होती हैं, हमें ऐसी टर्म एंड कंडीशन बनानी पड़ती हैं जिसमें ये दोनों पार्टीज़ स्पेसिफाई करें, इन दोनों पार्टीज़ सेटिस्फाई करें, तब जाके वॉर रुकती है। इस वॉर में प्रॉब्लम क्या है, यहाँ 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं। पहली चीज़ तो इसराइल, यूएस और ईरान। हमें एक ऐसी कंडीशन बनानी होगी जिसमें ये तीनों पार्टीज को हम सेटिस्फाई कर सके। अगर ऐसी हम नहीं कर पाते तो इतनी आसानी से रोक पाना आज नामुमकिन। हमने देखा कि यूएस और ईरान ने कई सारे कंडीशन पे टर्म एंड कंडीशन माने, और कई सारी कंडीशन को इसराइल ने रिजेक्ट कर दिया। इसकी वजह से फिर से वॉर चालू हो गया। जैसे हमने पहले वॉर सीज फायर देखा था, जिसमें एग्रीमेंट था कि सीज फायर हो जाएगा, इसमें सब लोग राजी थे, बट इसराइल ने कहा कि इसमें जो हिजबुल्ला है वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ईरान की कंडीशन की थी कि हमें हिजबुल्ला को भी आप नहीं इंक्लूड करेंगे, टर्म एंड कंडीशन की हम हिजबुल्ला या लेबनान पे अटैक नहीं करेंगे। इस बात को यूएस मान गया, पर ईरान भी मान गया, और इसराइल ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया, और हिजबुल्ला ईरान पे हमने देखा, लेबनान पे इसराइल ने फिर से अटैक कर दिया। तो इसकी वजह से सीज फायर फिर टूट गया। तो हमें एक ऐसी पार्टी बुलानी पड़ेगी जो तीनों से अच्छे रिलेशन हों, और इसके लिए इंडिया काफ़ी सूटेबल होगा, क्योंकि हम तीनों के साथ रिलेशन एंजॉय करते हैं। हमें इन तीनों लीडरशिप को एक टेबल पर बैठाना होगा, टर्म एंड कंडीशंस बनानी होंगी, जिससे ये वार को हम खत्म कर सके, वरना ये वॉर पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करेगी। और फ्यूल एंड प्राइसेस, जैसा कि 67 बैरल था, डॉलर पर बैरल था 9 जुलाई, 7 to 8 जुलाई के आसपास, वो इस वक्त $100 पर बैरल के आसपास पहुंच चुका है, जो कि बहुत बड़ा है। तो ये इम्पैक्ट से हमें बचना होगा। देखते हैं अब इसमें आगे चल के क्या होता है। तब तक के लिए अगर कोई भी ऐसी खबर आती है तो मैं आपको अपडेटेड वीडियोस बना दूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।